Recording in progress. देखिए यार नंबर 3 में which items relating to new manufacturing equipment are capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उन खर्चों को बोलते हैं जिससे नॉन करंट एसेट वर्केबल कंडीशन में आता है, जिससे नॉन करंट एसेट की लाइफ बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। इवन नॉन करंट एसेट को खरीदने का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हर वो खर्चा जिसको आप करोगे एनसीए की लाइफ बढ़ा देगा वो खर्चा, या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, या उसको वर्केबल कंडीशन में ले आएगा अगर वो नहीं चल रहा तो, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं? एक्सपेंस में नहीं डालते, एनसीए की कॉस्ट पे ऐड कर देते। रेवेन्यू का मतलब नॉर्मल खर्चे, इनकम स्टेटमेंट वाले खर्चे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट का मतलब जितने का नॉन करंट एसेट आपने खरीदा, परचेज प्राइस। खरीदोगे तो चलेगा ना, बगैर खरीदे तो चलेगा नहीं। तो ये क्या हो गया? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नंबर 1। नंबर 2, डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट गुड्स की नहीं है, ये कैरेज इनवर्ट नहीं है, ये नॉन करंट एसेट की है, एनसीए की है। एनसीए आपके पास डिलीवर नहीं होगा। एसी के एग्जांपल ले लो आप। एसी यहां पर पहुंचेगा नहीं तो चलेगा कैसे? दुकान वाले के पास तो नहीं चलना शुरू हो जाएगा ना। दुकान वाले के पास खरीद के वहीं छोड़ दिया और यहाँ कमरे में कूलिंग होना स्टार्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। आपको लाना पड़ेगा, उसको लाओगे, रखोगे, फिर चलेगा ना वो। तो उसको लाने का खर्चा भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसके बगैर वो वर्केबल कंडीशन में नहीं आएगा। इवन इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस होंगे ना इंस्टॉल करने के, वो भी क्या होता है? वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो उसको लाने का जो खर्चा, ये भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट टू ऑपरेट द इक्विपमेंट। स्टाफ को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, इसका नॉन करंट एसेट से ताल्लुक नहीं। हाँ, स्टाफ को दे रहे हो आप ट्रेनिंग। कोई ऐसा खर्च, नॉन करंट एसेट चलने वाली हालत में है, वो चलने के लिए तैयार है, आप स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो ना। एनसीए पे तो कोई खर्चा नहीं कर रहे ना, तो उसका तो एनसीए से ताल्लुक ही नहीं है। स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसका तो नॉन करंट एसेट से ताल्लुक ही नहीं है ना, राइट? एनसीए पे तो नहीं लग रहा ना वो पैसा, तो उसका तो एनसीए से ताल्लुक ही नहीं बनता। तो फिर आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बोलोगे? ठीक है। 4th, अब आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करें, मैं कराते जाऊंगा उसके बाद जो नहीं हो रहे होंगे ना। लेकिन आप खुद से करें ना यार, खुद से करेंगे दिमाग में बैठता जाएगा। मैं कराऊंगा सिर्फ दिमाग में नहीं बैठे। मेरे ख्याल से भेजा है, भेजा है ना? एक घंटा। मतलब यार एमसीक्यू में मैंने सुना नहीं है कोई बोले टाइम खत्म हो गया था। मतलब एमसीक्यू में टाइम मैनेज हो जाता नहीं। कुछ एमसीक्यू लंबे आएंगे, कुछ एमसीक्यू बहुत छोटे छोटे भी आएंगे। तो मैं डायरेक्ट, अभी तुम सॉल्व करोगे ना, बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे होंगे रिपीट होने लगेंगे। रिपीट वाले की तो मतलब वैल्यूज भी रिपीट होती, तो उसमें तो आपको टाइम नहीं लगेगा ना, बचेगा ना टाइम। कुछ में इतना टाइम लगेगा तो कवर हो जाएगा वो 1 घंटे में।
कर लिया सॉल्व? मैं करा दूं 4? देखिए 4 में ये बोल रहा है, सुने, इसका आंसर वैसे बी है। ये कह रहा है द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ बिजनेस एंड्स ऑन 31 दिसंबर। बिजनेस का साल 31 दिसंबर को खत्म होता। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल के शुरू में बोल रहा है, बिल्कुल स्टार्ट में, द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ न्यू मशीन। नई मशीन खरीदी और ये पैसे दिए। एक परचेज कॉस्ट, खरीदने के पैसे, एक इंस्टॉलेशन, उस नॉन करंट एसेट को इंस्टॉल करने के पैसे। ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये दोनों एसेट है। इंस्टॉल नहीं होगा तो चलेगा कैसे? एसी दीवार पे नहीं लगेगा तो कैसे चलेगा यार? तो कितने का हो गया एनसीए? 70,000 का हो गया एनसीए। अब हुआ क्या? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंस्टॉलेशन कॉस्ट had been incorrectly treated as an expense. उसने गलती करी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो कि एसेट में जानी चाहिए थी, उसने गलती से एसेट में नहीं लिखी, एक्सपेंस में डाल दी। तो ये जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इसको इसने एसेट नहीं बनाया जो कि बनना चाहिए था। इसने उसको क्या बना दिया? एक्सपेंस बना दिया। ये उसने किया है, तो यानी कि उसने एक्सपेंस को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। एक चीज को बिला वजह एक्सपेंस बना दिया है, तो उसने क्या करा? एक्सपेंस को बढ़ा दिया है और नॉन करंट एसेट को कम कर दिया। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? 20% एसएलएम से डेप्रिशिएट करता है वो नॉन करंट एसेट को। इसका अफेक्ट बताओ प्रॉफिट पे क्या पड़ा? अब यहां पे जब एरर का ये वाला सवाल देते हैं ना, इसकी दो बातें होती हैं। यार ये बात शोर हो रहा है, पता है, मैं डिस्टर्ब हो। इसकी दो बातें होती हैं। एक, वो कहता है एरर को ठीक करके क्या होगा, या तो कभी वो ये पूछता है, या वो ये पूछता है इस एरर की वजह से क्या हुआ ये बता दो। सही से पढ़िएगा, वो पूछ क्या रहा है। एरर की वजह से क्या हो रहा है वो बता दो, या फिर एरर को ठीक करके क्या होगा वो बता दो। दो अलग बातें दोनों। तो आप पढ़ लीजिएगा क्या बोल रहा है। फिलहाल यहां बोल रहा है इस एरर की वजह से क्या होगा वो बता दो। ठीक करने की बात नहीं कर रहा, इस एरर की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट पे अफेक्ट, वो बता दो। अब आप ही सोचा आपने गलती क्या करी है। देखिए मेरी बात, अगर आप ठीक लिखते हैं, ध्यान से ये बात सुनिएगा, ठीक एनसीए लिखते हैं तो एनसीए कितना लिखते हैं आप? ठीक, अगर ठीक लिखते तो कितना होता? 70। 20% डेप्रिसिएशन लगती तो ठीक डेप्रिसिएशन क्या निकलती? ये ठीक डेप्रिसिएशन होती। लेकिन अब उसने क्या करा है? कितना लिया एनसीए उसने? डेप्रिसिएशन भी कितनी लगाई है? तो पहली बात, इस गलती की वजह से क्या हुआ? डेप्रिसिएशन ज्यादा हुई है गलती की वजह से, या डेप्रिसिएशन कम हुई है? अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात करें तो इस एरर की वजह से हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो कम हुई हुई है। कितनी कम हुई हुई है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन कम होने का मतलब क्या चीज कम हुई हुई है? एक्सपेंस कम हुआ है, तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या हुआ होगा? एक्सपेंस कम हुआ होगा तो प्रॉफिट कितने से बढ़ा हुआ है? ये बात समझ में आती है? पहली बात तो ये, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। समझ में आती है बात? अभी इसकी गलती की वजह से प्रॉफिट क्या हुआ है? 2000 से बढ़ा।
ये समझ में आता है सबको? देख ले, कोई मसला इसमें पूछ ले, फिर मैं दूसरी बात करता हूँ। एक बात और है अभी इसके अंदर, अगर ये एसिड की सही वैल्यू लेता तो डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन 14,000। इसे गलत वैल्यू ली तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड और 12,000। तो डेप्रिसिएशन इसने कम लिखी 2,000। डेप्रिसिएशन कम लिखने का मतलब खर्चा कम लिखा, खर्चा कम लिखने का मतलब इसने प्रॉफिट क्या कर दिया, बढ़ा दिया है अभी 2,000 से। इसकी गलती ने प्रॉफिट को 2,000 से बढ़ाया हुआ है, पहली बात। राइट, दूसरी बात क्लियर है यहां तक? दूसरी बात कर लो। देखिए दूसरी बात में कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, इसने इंस्टॉलेशन चार्जेस को कहां डाल दिया है, एक्सपेंस में डाल दिया है। ये गलती करी है इसने, जिसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा? एक्सपेंस बढ़ेगा तो इसका प्रॉफिट क्या होगा? तो इसकी इस गलती से प्रॉफिट कम हुआ है, कितने से? अब ओवरऑल बात कर लें क्या हुआ है। 2,000 से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, 10,000 से प्रॉफिट कम हुआ हुआ है, तो ओवरऑल प्रॉफिट 8,000 से कम हुआ हुआ है, अंडर स्टेटेड है। ये आंसर है इसका, बी, अंडर स्टेटेड 8,000। जब भी याद रखें, नॉन करंट एसेट में गलती करेगा, जब भी एनसीए के अंदर वो गलती करेगा ना, जब भी एनसीए में गलती होगी, डेप्रिसिएशन पे असर पड़ेगा 100%, उसको मत भूलिएगा। एसेट ज्यादा करेगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा लिख दी जाएगी। एसेट कम कर देगा, डेप्रिसिएशन कम लिख दी जाएगी। एनसीए में गलती तो डेप्रिसिएशन पर असर पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गया सबको एमसीक्यू? ये सब लोग जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जो यहाँ फिजिकल बैठे हुए हैं, एक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आती है और तंग करती है, वो एमसीक्यू। आप लोग जो मैंने एमसीक्यू करा दिया ना, अब बहुत सारे बच्चे नहीं आए, अब वो आखिर के दिनों में जागेंगे, वो यही वाला एमसीक्यू मुझसे दोबारा पूछेंगे। तो मैं दोबारा तो हर किसी को नहीं बता सकता ना यार, फिर तो गलत है। और वो एक एक करके एमसीक्यू व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो मैं वो आंसर नहीं कर सकता। मैं इसलिए आपको कल वॉइस नोट किया था कि सब क्लास ली का प्लीज मिस नहीं करिएगा। तो बार बार एक ही चीज कराते रहो, एक बार करा दी आप आए नहीं, फिर आप एमसीक्यू मुझे व्हाट्सएप पे करते हो। अब एक आपका एमसीक्यू थोड़ी आता है, 100 एमसीक्यू आते हैं, और वही जो एक कराया हुआ है वो 25 दफा आता है। हर किसी को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना 25 दफा, फिर वो समझाना, वो करना, वो फिर प्रॉब्लम होता है। तो कुछ दिन है, एग्जाम खत्म हो ही रहे हैं, तो जो क्लासेस लेनी है सारी रेगुलर ले लें यार, फिर आप इंजॉय करते रहे 2 महीने 3 महीने जो करना। ठीक है, अब यही एमसीक्यू आप देख लें, अभी किया हमने यही एमसीक्यू, थोड़े दिनों बाद फिर कोई स्टूडेंट लेकर आ जाएंगे, फिर ले आएंगे। चलो एक बार जो पढ़ चुका है उसको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा समझ में आता है, आप उसको समझा दो। ये बार बार वही आता रहता है ना यार, फिर वो कराना मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, फिफ्थ वाला सॉल्व करें गाइस जल्दी से, तो ट्राई करो। डेप्रिसिएशन वाले एमसीक्यू भी टेक्निकल होते हैं, कोशिश करें, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी। अभी आपने लॉजिक देखी ना, क्या लॉजिक थी? नॉन करंट एसिड में गलती करेगा, डेप्रिसिएशन में भी गलती होगी। अब यहां देखो, बाद में क्लास, हाँ घबराने जाने एमसीक्यू देखें। हाँ ये 11th। कराऊं सॉल्व? करा दो? ये लड़कियों बातें नहीं करो यार, सॉल्व करो एमसीक्यू प्लीज, लड़कों बातें नहीं करो। द मोटर व्हीकल एट कॉस्ट had a balance of 90,000 at the beginning of the year on 1st January.
ये कॉस्ट का ब्रॉड डाउन बता दिया है। बैलेंस साल के शुरू वाला क्या होता है, ब्रॉड डाउन होता है। कितना कॉस्ट का बीटी था, 90,000 बीटी था। 1 सितंबर को ये ट्रांजैक्शन हुई। जनवरी का ब्रॉड डाउन देखिए, ट्रांजैक्शन कब करा रहा है, सितंबर में, 9 महीने के बाद, 8 महीने के बाद। 1 सितंबर को क्या हुआ, एक मोटर व्हीकल बेच दिया, डिस्पोजल, डिस्पोजल हो गया। पिछले साल खरीदा था, कितने का, ये कॉस्ट आ गई बिकने वाले की। पिछले साल खरीदा था, कॉस्ट कितनी थी, बिकने वाले की कॉस्ट आ गई। नंबर 2, ये एडिशन आ गया, तो आपको एडिशन भी दे दिया, डिस्पोजल भी दे दिया। अब ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन एसएलएम, और डेप्रिसिएशन कब चार्ज होती है, मंथ टू मंथ बेसिस पे, मंथ टू मंथ पॉलिसी। डेप्रिसिएशन बता दो इस साल की। यार एसएलएम मंथ टू मंथ आप लोगों को बताया है, देखें कौन सा एमसीक्यू था, 5। जब एसएलएम मंथ टू मंथ आता है तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट के ब्रॉड डाउन को ब्रेक करते हैं दो चीजों में, और एडिशन अलग से आता है। एसएलएम मंथ टू मंथ, जो पेपर 2 में आप वर्किंग करते आए हो वही वर्किंग एमसीक्यू में होगी। ये मत सोचना एमसीक्यू देख के सॉल्व हो जाएंगे। कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। कुछ सवालों में तो पूरे पूरे सवाल जितनी वर्किंग करोगे आप, कुछ में नहीं भी करोगे, टाइम बचेगा। तो ये माइंडसेट आप अपना रखना, पेपर 2 की पूरी चीजें आएंगी इसके अंदर। अब कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉड डाउन कितना बोला उसने, 90,000। ये है ब्रॉड डाउन 90,000। ब्रॉड डाउन किस चीज में टूटता है, दो चीजों में, किसमें, भूल गए आप लोग। ब्रॉड डाउन टूटता है एक डिस्पोजल में और एक रिमेनिंग में, एडिशन अलग से आता है। 90,000 का ब्रॉड डाउन था, जो बेका उसकी कॉस्ट कितनी थी, बिकने वाले की कॉस्ट आ गई 21, रिमेनिंग आ जाएगा। 90 में से 21 हटाओ, और एडिशन कितने का, 24, 24। इस पे लगेगी परसेंटेज डेप्रिसिएशन की, कितना परसेंट है, 20% एसएलएम है ना, 20% लगेगी। हमने ये बात करी है कि रिमेनिंग पे तो हमेशा पूरे साल की डेप्रिसिएशन आती है, रिमेनिंग पे तो कोई बात ही नहीं है, रिमेनिंग पे हमेशा डेप्रिसिएशन पूरी आती है। कितनी आ रही है, 13,000 डेप्रिसिएशन आ गई इसकी। एडिशन और डिस्पोजल के महीने गिने जाते हैं। डिस्पोजल में क्या देखा जाता है, कितने महीने चलकर ये बिका है इस साल। जनवरी में साल शुरू हुआ है, कब बिका है ये, सितंबर की कौन सी तारीख, 1 सितंबर को बिका है। तो क्या सितंबर में चला है या नहीं चला, जो बेचा है, जो बेचा है क्या वो सितंबर चला या नहीं चला, सितंबर की 1 तारीख को बेच दिया ना, तो कहां चला सितंबर, तो जैन चला, फेब चला, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के शुरू में ही बिक गया। 8 महीने चल के बिका है वो इस साल। कितना आ रहा है, 2800। इसमें कोई मसला किसी को, 8 महीने वाली बात समझने में कोई मसला। और जो नया खरीदा है वो सितंबर की 1 तारीख को खरीदा है, वो सितंबर से चलना शुरू हुआ है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने चला इस साल। कितना आ गया, 1600। ऐड कर लें इन तीनों, 18,000। ये डेप्रिसिएशन आ गई इस साल की, वो इस साल की ही डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। चाहिए बी आंसर। नंबर 6 देखें, एरर के एमसीक्यूज भी और बैंक रिकंसिलिएशन के एमसीक्यूज भी मुश्किल होते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन वाला एमसीक्यूज भी बहुत टफ आते हैं। ये जल्दी से कर लें यार प्लीज।
अच्छा, ये एरर वाले एमसीक्यू आते हैं ना, इसमें आपको चारों पढ़ने पड़ते हैं और चारों सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर आप डिसाइड करते हो कौन सा आंसर। कैलकुलेशन वाले में तो आपने कैलकुलेशन करी, आपका आंसर आ गया। इस तरह के एमसीक्यू में ना सारे पढ़ने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, चारों पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा आंसर। सर इसके अंदर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो सवाल आएगा ठीक है वो डी क्यों नहीं होगा। इसकी वजह ये उसने जो डेबिट साइड वाली चीज है, सॉरी क्रेडिट साइड वाली चीज को उसने $50 से अंडरस्टेट किया है और डेबिट वाली साइड को उतनी अमाउंट से ओवरस्टेट कर दिया है। तो जो नेट इफेक्ट है वो तो जीरो हो जाना चाहिए। डबल इफेक्ट आ गया। डबल कुछ सोचो, क्या बोल लो, फिर से सोचो। बैलेंस तो हो जाएगा ना कि एक चीज कम हो गई। डेबिट उसने क्या करा है, पहले क्रेडिट कर दी, पहले क्रेडिट कर दी। जी पहले क्रेडिट करने का मतलब पहली वाली एंट्री में क्या करा है उसने, मैंने नहीं पढ़ा, मैं समझा देता हूँ, तुम समझा दे, मैं पढ़ लूं, मैं पढ़ के समझा। विच एरर वुड नॉट अफेक्ट द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आ जाएगा, एरर के बाद भी ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आ जाएगा, वो एरर बता दो। पहले आप देखो, ए पढ़ो, क्रेडिट नोट 56 रिसीव्ड। क्रेडिट नोट रिसीव का मतलब होता है परचेज रिटर्न। क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, इशूड का मतलब होता है सेल रिटर्न। क्रेडिट नोट इशूड, सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है 56 का, परचेज रिटर्न किससे, सप्लायर से। सप्लायर के साथ सेल रिटर्न कैसे हो सकती है, सप्लायर के साथ क्या होगी, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हुई थी 56 की, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में गलत डाल दिया। जब बुक ऑफ प्राइम एंट्री में गलत डालोगे ना आप, तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री के बाद बनती है डबल एंट्री, तो डबल एंट्री ही गलत बनेगी। डेबिट भी गलत होगा, क्रेडिट भी गलत होगा, तो डबल एंट्री तो अफेक्ट नहीं हुई, फिर ट्रायल बैलेंस भी अफेक्ट नहीं होगा, तो टोटल सेम आ जाएगा, ए आंसर हो। बाकी भी पढ़ लेते, क्या बात है यार। समझ में आई। वो ये नहीं कह रहा डबल एंट्री गलत बनाई है, वो कह रहे हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री में ही गलत डाला है। जब बुक में गलत डालेगा ना, बुक के बाद बनती है डबल एंट्री। जब बुक में गलत है ना, तो डबल एंट्री ही गलत बनेगी, हर जगह गलत अमाउंट चलती जाएगी। तो डेबिट में भी गलत चलेगी, क्रेडिट में भी गलत चलेगी, कोई डबल एंट्री पूरी ही गलत बनेगी, तो फिर ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस अफेक्ट सिर्फ तब होता है जब एक चीज में गलती हो। यहां डेबिट और क्रेडिट दोनों ही गलत बनेगी। बी सी डी और समझा देता हूं, ये भी समझा दो, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी समझ में आ जाए। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, जिसमें अमाउंट ही गलत आ गई बुक्स में। ओरिजिनल एंट्री क्या है? एक ही चीज है दोनों, फ्रैंकफुट में अलग अलग लिखा हुआ, लेकिन दोनों में एक ही बात। आप बोल सकते हो इसको ट्रांसपोजिशन भी बोल सकते हो, ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हो। अब बी सुने, बी क्यों नहीं आंसर मैं समझाता हूं। गुड्स टेकन फॉर ओन यूज 180, स्टॉक ड्रॉइंग। गुड्स टेकन फॉर ओन यूज क्या होता है, स्टॉक ड्रॉइंग होता है। 180 का स्टॉक ड्रॉइंग किया, कैश को डेबिट कर दिया और ड्रॉइंग्स को भी डेबिट कर दिया, दोनों ही डेबिट हो गए, तो क्रेडिट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो डबल एंट्री हिल गई। दोनों ही डेबिट हो गए ना, क्रेडिट कुछ हुआ ही नहीं, तो डबल एंट्री हिल गई। डबल एंट्री हिल गई, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, सस्पेंस आएगा, तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। जब दोनों चीजें डेबिट में डाल रहे हो, तो टोटल कैसे सेम आएंगे, ये तो नहीं हो सकता। इससे ट्रायल बैलेंस, बी में ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। सी पे आ जाए। कभी कभार एमसीक्यू पढ़ के आपको ऐसा लगेगा यार ये तो टॉपिक मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो ये मत सोचिएगा यार सिर्फ एक नंबर का एमसीक्यू है, आपको टॉपिक दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये भी होगा। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको टॉपिक दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा, जो कच्चा होगा वो फिर वो पढ़ना पड़ेगा आपको दोबारा, वो पेपर 2 से पढ़ना पड़ेगा, और पेपर 2 से आप पक्का करो, राइट। अभी टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन आप मेहनत कर लो साथ साथ, इसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं, बहुत ज्यादा कटते हैं यार, बहुत ज्यादा कटते हैं एमसीक्यू, पेपर 2 से भी ज्यादा मार्क्स कटते हैं। सर इस साल जो P2 आया था इसके बारे में आपने क्या कहना है? पता नहीं यार, मुझे तो नॉर्मल लगा। मतलब अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि आप पीएलसी बना के परचेजेस निकालने, उसमें मार्कअप लगना है, मार्जिन लगना है, मार्कअप मार्जिन इस्तेमाल करना नहीं है, हाँ उसको तो यार उसमें फिर ये तो ओ लेवल्स में भी आया मार्कअप मार्जिन इसी तरह से।
बोला यार मैं अब इस पे, अब मैं कितने पूरे साल समझा दिया, मैं अब बात करना मेरा बेकार है। देखा है ना, मुझे पता है ना कितने बच्चों ने कितनी क्लासें ली हैं, कितनी क्लासेस होती थी, कितने आते थे, कितने ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, कितने लोग पढ़ते थे, और उनके पास ऑप्शंस थे, जो भी था, जो जहां से कर रहा था, जो भी था। मैंने तो देखा कोई खास अटेंडेंस नहीं थी, बच्चों को ऐसा लगता था तो उनको आता है क्या पता नहीं, तो खुद फेस करें सब। समझा समझा के थक गए यार, और क्या समझाएं बस। मुश्किल है आसान है, मुश्किल है आसान है। आपसे कोई आगे जाके जिंदगी में ये नहीं पूछेगा आपके टाइम मुश्किल आई थी, बोले ग्रेट क्या है, यूनिवर्सिटी वाला ये तो नहीं बोलेगा ना आपसे आपके टाइम मुश्किल आई थी। अच्छा लेकिन ए आया था कौन सा, उसने कैमरे की शीट मांगी, किसने? जो पूछेगा। हाँ अगर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो मांगेगा शीट बेटा, तो मांगी। वो तो मांगेगा। तो जहां जाओगे उसको पता चल जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या ग्रेड आया होगा, उसको पता चल जाएगा। शीट मांगे बगैर पता चल जाएगा उसको। एकरा में पढ़ रहा था, अच्छा सही है। ए लेवल की ए लेवल तक आए कि नहीं, वो पूछेंगे नहीं ए लेवल में क्या था, उसको जरूरत ही नहीं पूछने की। पार्ट सी पे आ जाए, एरर वाले एमसीक्यू, कॉस्टिंग वाले एमसीक्यू और बैंक रिकंसिलिएशन वाले एमसीक्यू, ये टेक्निकल, ये होते हैं टेक्निकल। एरर वाले में भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो एरर पढ़ना पड़े अगर आपको दोबारा तो पढ़ लेना दोबारा, सही। सी पे देखें, सी में कह रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, क्रेडिट होता है, कह रहे हैं उसको हमने टी अकाउंट में नहीं डाला। एक गलती है सिर्फ, डिस्काउंट रिसीव्ड को नहीं डाला टी अकाउंट में, सिर्फ एक गलती है। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, इनकम है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं लिखा आपने, तो जब क्रेडिट पे कुछ नहीं लिखा तो सिर्फ एक साइड पे गलती हुई है, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड हल्की हो गई, तो ट्रायल बैलेंस बराबर कैसे होगा, नहीं होगा, इसमें भी ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं होगा। डी देखें, या डी सुन ले यार, परचेज रिटर्न कम हुआ है 50 से। परचेज रिटर्न किस साइड पे लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट पे। तो ये कह रहे हैं क्रेडिट साइड आपने कम करी हुई है, कितने से? 50। क्रेडिट 50 से कम हुई भी है, यानी कि डेबिट 50 से ज्यादा हुई भी है, ऐसे ही है। मतलब क्रेडिट 50 से कम हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेबिट बढ़ी हुई है 50 से, राइट। फिर बोलते हैं कैश 50 से ज्यादा हुआ है। कैश क्या होता है, एसेट। एसेट किधर आता है, डेबिट पे, डेबिट ज्यादा हुई हुई, तो क्रेडिट 50 से कम हुई हुई थी पहले ही, और डेबिट मजीद ज्यादा हो गई है, तो फर्क तो बढ़ गया ना, ट्रायल बैलेंस बराबर कैसे होगा। मैंने भी सॉल्व इस तरीके कर लिया कि अगर बैलेंसिंग फिगर $100 है, $100 के ऊपर कैश कट आएगा, वो कर लिया। ये तुम करेक्टिंग एंट्री बना लो, करेक्टिंग एंट्री में अगर सस्पेंस आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा था तभी सस्पेंस आया। जैसे ठीक कर लो, परचेज रिटर्न क्या हुआ है, कम हुआ है, बढ़ाओगे। परचेज रिटर्न को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। कैश क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, एसेट है, ज्यादा हुआ है तो तुम क्या करोगे, कम करोगे। एसेट को कम करने के लिए क्या करोगे, अब डेबिट, एरर सही हो गया, डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या आएगा, सस्पेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हुआ था। इसमें भी ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, ये भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो, राइट। अच्छा एक और ऑप्शन भी है, कुछ टॉपिक जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं या आपसे एमसीक्यू उसके बार बार गलत हो रहे हैं, तो आप उसके लिए नोमान मलिक की टॉपिकल एमसीक्यू खरीद लें, और अल्लाह के वास्ते 1000 रुपए बचाने पे नहीं लगेगा, वो 1000 रुपए से आपको कुछ महल नहीं बनेगा यार, ठीक है। नोमान मलिक टॉपिकल एमसीक्यू 1000 रुपए की आएगी, 1200 की आएगी, 1300 की आएगी, 800 की आएगी, 900 की आएगी, वो खरीद लेगा प्लीज, ठीक है। जब आप वो खरीद लोगे ना, तो सुनो, जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है ना या गलत हो रहा है, उसके टॉपिकल कर लेना। जो टॉपिक मुश्किल लग रहा है उसके टॉपिकल कर लेना, 10-12 एमसीक्यू उस टॉपिक के 10-12 कर लेना, वो पक्का हो जाएगा, राइट। लेकिन नोमान मलिक पे पैसे खर्च कर दें प्लीज। हाँ बेटा स्पॉन्सर्ड है, सब स्पॉन्सर्ड है। अभी साथ चलना ना, यहीं से वापसी पे तुम्हें साथ ले जाता हूँ, गाड़ी में डाल के अपने साथ हैं, सब तुम्हें दिलाता हूँ ले जाके हैं। 7 यार, मैं 7 का नहीं पता, 7 कर लें गाइस जल्दी से। एरर वाले एमसीक्यू में आपका दिमाग ज्यादा लगेगा, बैंक रिकंसिलिएशन में। गाइस थोड़ी सी स्पीड।
करा दो सॉल्व। ये बोले सस्पेंस अकाउंट का ब्रॉड डाउन बताना है। हाँ, सस्पेंस का बीडी बताना है। ब्रॉड डाउन क्या था, यानी कि चलिए देखें कैसे करना है। एरर नंबर 1 पढ़े। बैंक ओवरड्राफ्ट था 100 रुपए का। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लायबिलिटी। उसको क्या किया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे डाला हुआ है। क्रेडिट पे डालना था, क्रेडिट पे डाला नहीं, डेबिट पे अलग डाल दिया, तो डबल अमाउंट से करेक्शन होगा इसका। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट 200। 100 क्रेडिट पे डाला और जो गलती से डेबिट पे डाला हुआ था उसको भी हटाया, तो क्रेडिट हुआ 200 से और सस्पेंस डेबिट हुआ 200 से। एक बात। दूसरी बात है, 160 रुपए की परचेजेस करी, परचेज के अकाउंट में 150 लिख दिया, कैश में ठीक लिखा है, तो सिर्फ परचेज में गलती करी है। परचेज को क्या करे? 10 रुपए कम किया हुआ है, परचेज को बढ़ा देंगे। परचेज एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा 10 रुपए और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 10 रुपए। टेलीफोन इनवॉइस 400, टेलीफोन का बिल था 400 रुपए, उसको हमने गलती से इंश्योरेंस में डाल दिया है। दो गलतियां, ये एरर ऑफ कमीशन है। कमीशन मतलब इंश्योरेंस लिखा, सॉरी, टेलीफोन खर्चा लिखा नहीं, इंश्योरेंस बिला वजह लिख दिया, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस को हटा देंगे, जो बिला वजह लिखा है एक्सपेंस हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, और टेलीफोन एक्सपेंस जो लिखा नहीं उसको लिखने के लिए क्या कर देंगे? इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। अब आप सस्पेंस का डी अकाउंट बना लो। सस्पेंस का डी अकाउंट देखो आप, पहली एंट्री में देखो, सस्पेंस डेबिट हो रहा है कितने से? 200 से। डेबिट हो गया 200 से। क्या नाम आया? बैंक ओवरड्राफ्ट। सस्पेंस का डी अकाउंट बनाना है सिर्फ। दूसरी एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कितने से? सस्पेंस क्रेडिट 10। क्या नाम है इसका? परचेजेस। तीसरी में तो सस्पेंस आ ही नहीं रहा, आप कर दो इसको बैलेंस। सस्पेंस का अकाउंट हमेशा बैलेंस होता है, तो सस्पेंस में सीडी नहीं आएगा। सस्पेंस का अकाउंट हमेशा क्या होता है? बैलेंस होता है, तो सस्पेंस में सीडी नहीं आ सकता। जब आप सस्पेंस को बैलेंस कर रहे हो, जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो क्या है? वो बीडी होगा। सस्पेंस कितना आ गया? बीडी हल्की साइड पे, हल्की साइड है 190, सही है। या तो सस्पेंस का ब्रॉड डाउन दिया हुआ होता तो वो बैलेंस हो जाता, ब्रॉड डाउन था नहीं, तो आपने जो बैलेंस करके निकाला वो क्या है? वो ब्रॉड डाउन। डेबिट पे आ गया 190, तो क्या था ब्रॉड डाउन इसका? क्रेडिट 100, बीडी क्रेडिट 190, क्रेडिट पे आ गया 190। पूछ ले कोई मसला इसमें तो? समझ में आ गई बात? सस्पेंस के एमसीक्यू अगर किसी को मुश्किल लगते हैं तो उसको सस्पेंस पढ़ना पड़ेगा, सस्पेंस के टॉपिकल करने पड़े एमसीक्यूज।
नोमान मलिक जरूर खरीदेगा प्लीज, ठीक है। तो मैं आपको आज इतनी सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, जो जो बातें मेरे दिमाग में हैं जिससे आप बहुत अच्छे एमसीक्यू कर सकते हो, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता मतलब बताता जा रहा हूँ जो दिमाग में आ रहा है। एक टॉपिकल एमसीक्यू हो गया नोमान मलिक, दूसरा कभी आपको टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, तीसरा आपके जो एमसीक्यू जितने भी मुश्किल या गलत लग रहे हैं वो आप एक पेज पे लिखते जाओ, ईयर नंबर वो बार बार करने हैं दोबारा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये भी एक लंबा एमसीक्यू होता है और बैंक रिकंसिलिएशन। देखें नंबर 8, अब बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का मतलब बैंक वालों की तरफ से जो आती है। बैंक स्टेटमेंट कौन सी आती है? जो बैंक वालों की तरफ से आती है। उसमें क्रेडिट बैलेंस था 8360, बैंक वालों का क्रेडिट मतलब हमारा डेबिट, पॉजिटिव बैलेंस। बैंक का क्रेडिट है, बैंक वालों का क्रेडिट है, तो हमारा वो क्या है? डेबिट है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ ये बैंक वालों का बैलेंस है? क्योंकि इसमें वर्ड लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट बता रही है, यानी कि बैंक वालों का हिसाब बता रहा। अगर ये बैंक अकाउंट कहता तो वो हमारा बैलेंस होता। ये बैंक स्टेटमेंट है बैंक वालों के हिसाब से। ये एरर है, बैंक चार्जेस लिखे नहीं है। बैंक चार्जेस लिखेंगे, बैंक चार्जेस किधर आते हैं? एडजस्टेड कैश बुक। चेक मिला है कस्टमर से, अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, ये अनक्लियर चेक्स है। चेक आ चुका है, हम जमा कर चुके हैं, बैंक ने क्लियर नहीं करा अभी तक। चेक सेंड टू सप्लायर नॉट प्रेजेंटेड, या अनप्रेजेंटेड है। कैश बुक का बैलेंस पूछ रहा है, रिवर्स वर्किंग करके आना है इसके अंदर। मतलब देखें, एक ऑप्शन ये, सुने बात, इधर देखें, वो कह रहे हैं कैश बुक का क्या बैलेंस था, ये नहीं पूछ रहा। कैश बुक का बैलेंस क्या था ये नहीं पूछ रहा, कैश बुक का सही होने के बाद क्या बैलेंस है ये पूछ रहा है, यानी कि सीडी पूछ रहा है हमसे। एक एंट्री है इधर, बैंक चार्जेस कितना? बैंक चार्जेस 124 था, क्या था? 124 बैंक चार्जेस क्रेडिट होता है। ब्रॉड डाउन पता है आपको इसका कितना है? ब्रॉड डाउन कितना है? ब्रॉड डाउन होता तो वो बोलता कैश बुक का बैलेंस ये था, ब्रॉड डाउन है ही नहीं, दोनों चीजें गायब है। हम यहां से तो नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? रिकंसिलिएशन बनाएंगे। बता रहा हूं, रिकंसिलिएशन में क्या आता है? एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, ये वाला, ये सीडी आता है ना, यहाँ पे नहीं है। फिर हम क्या करते हैं इसमें? ऐड अनप्रेजेंटेड और लेस। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? अनप्रेजेंटेड कितना है? 18725। और अनक्लियर्ड कितना है? 16,223। और आखिर में आंसर क्या आता है? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इसने हमें दिया हुआ 8360। बैंक का क्रेडिट है, हमारा क्या है? नॉर्मल डेबिट, पॉजिटिव। 83 पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक का क्रेडिट है तो हमारा डेबिट है, पॉजिटिव है। अगर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट होता तो हमारा क्रेडिट होता, तो माइनस होता। बैंक स्टेटमेंट का मतलब बैंक वालों के हिसाब से, बैंक वालों के हिसाब से हमेशा उल्टा होता है। अगर उनका क्रेडिट है तो हमारे क्या? डेबिट है, पॉजिटिव है। अब बैकवर्ड वर्किंग कर लें इसकी, सही है ना? एक्स रख लें इसको क्वेश्चन मार्क को। एक्स में 18,725 प्लस हुआ है, सोलह 223 माइनस हुआ है, और आंसर क्या है? 8360। सॉल्व कर लें। एक्स प्लस 18725 माइनस 16223 8360 पॉजिटिव। इसको सॉल्व करके बता दें क्या आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये बताओ क्या आ रहा है? पता नहीं। 5858
देख लें यार, यही आ रहा है 5858, चेक करके बता दे मुझे। 5858 आ रहा है हमारा आंसर। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है ना आंसर। अब हमें आंसर अपने हिसाब से बताना है। हाँ, अब हमें अपने हिसाब से बताना है, बैंक के हिसाब से नहीं बताना है, कैश बुक के हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से बताना है। हमारा पॉजिटिव क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? बैंक। बैंक अगर पॉजिटिव हो तो वो डेबिट होता है बैलेंस या क्रेडिट होता है? क्रेडिट। हाँ, हमारे हिसाब से डेबिट होता है ना। क्रेडिट तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, बैंक है, एसेट है, डेबिट होगा। तो सी आंसर है। बैंक रिकंसिलिएशन के एमसीक्यू में बहुत डिफरेंट चीजें पूछता है, हर दफा अलग आते हैं। इसके तो टॉपिकल आपको करने ही करने पड़ेंगे। 9 पे आ जाए यार, 9 खुद ही चेक कर लें प्लीज, कर लें यार। कंट्रोल अकाउंट के बेनिफिट्स बताने हैं। बी आंसर हो। 1 और 4। 2 क्यों नहीं होता बता देता हूं। मिसिंग एंट्री, आप किताबों में कुछ नहीं लिखोगे तो वो तो वही बात है ना, ना इंडिविजुअल अकाउंट में आएगी ना कंट्रोल अकाउंट में आएगी, दोनों जगह से मिसिंग होगी, तो वो कैसे पकड़ोगे? कंट्रोल अकाउंट से वो चीज रिवील नहीं हो। दे प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। कंट्रोल अकाउंट तो टोटल का बताता है, कंट्रोल अकाउंट इंडिविजुअल बताता ही नहीं है। इंडिविजुअल के लिए तो हम अलग वर्किंग करते हैं, तो ये दोनों सही नहीं है। तो 1 और 4 बचा। 1 को भी आप देख लो। कंट्रोल अकाउंट बनाने का फायदा क्या है, नंबर्स में गलती करोगे तो कंट्रोल अकाउंट क्या करता है, एरर्स को पकड़ लेता है, डिटेक्शन हो जाती है। 3 बेनिफिट क्या है कंट्रोल अकाउंट का, एरर डिटेक्ट करता है, सॉरी एरर करेक्ट करवाता है, फ्रॉड डिटेक्ट करता है, और टोटल्स बता देता है हमें रिसीवेबल और पेएबल के, जो डायरेक्ट बैलेंस शीट में चले जाते हैं, टाइम सेव करता है। ये 3 बेनिफिट है कंट्रोल अकाउंट, जिसमें से 2 आ गए 1 और 4। 10 पे आ जाए यार। 10 देखें, एसएलसी बनाए, बहुत आसान है यार, रिसीट्स निकालनी है। हम सिंगल एंट्री में एसएलसी बना के सेल निकालते ना, यहाँ एसएलसी बना के रिसीट्स निकालनी है। अमाउंट रिसीव्ड पूछ रहा है, रिसीट्स निकालने हैं यार। ये तो मेरे कराने का नहीं है, एसएलसी बनाए जल्दी से, रिसीट निकालें। कैश सेल दी भी नहीं है, आंसर नहीं मैं देख के बता। कैश सेल दी भी नहीं है। अगर कैश सेल होती तो एसएलसी में आती नहीं है कैश सेल। कैश सेल्स एसएलसी में नहीं आती। कर लेना यार अली, यार सॉल्व कर ले यार प्लीज। सूरी आएगा अगस्त में। क्या चीज? कौन सा एमसीक्यू कर रहे हो आप लोग?
अभी किस पे हम 10 पे 10 का ये आंसर है। जी सही 11 पे आ जाओ। सही ना 10 देख ले कैसे हुआ है। आपने एसएलसी बनाया, बीडी लिखा, सीडी लिखा, डिस्काउंट अलाउड लिखा, क्रेडिट सेल दी हुई है वो लिखा, बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो रिसीट हो जाएगी। विच स्टेटमेंट कंटेन्स करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अक्रूड इनकम। यार अक्रूड इनकम हो एक्सपेंस हो, मेरी बात सुन ले, अक्रूड इनकम हो या एक्सपेंस हो, इनकम स्टेटमेंट में ये प्लस ही होता है। इनकम अक्रूड भी इनकम स्टेटमेंट में प्लस होती है, एक्सपेंस अक्रूड भी इनकम स्टेटमेंट में प्लस होता है, आईएएस में ये प्लस ही होता है। तो इनकम अक्रूड इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाएगी, अक्रूड है तो प्लस हो जाएगी। और बैलेंस शीट में इनकम अक्रूड है, इनकम अभी तक मिली नहीं है, पैसे लेने हैं, तो वो क्या बनती है, रिसीवेबल, करंट एसेट। इनकम स्टेटमेंट में प्लस और करंट एसेट। 11 है ना, ए आंसर है। 11 पे बात कर रहा हूँ। हाँ। इसमें हम लोगों ने रूल रखा हुआ था, मैंने सर अजीश ने भी काफी दफा वेरीफाई किया, कह रहे थे कि जो भी आपके इनकम अक्रूड हो, पहले था कि एक्सपेंस अक्रूड होता है तो प्लस होगा, इनकम अक्रूड होगी तो माइनस होगा। वो सॉरी हाँ सही कह रहा हूँ, इनकम माइनस होगी। मैंने उनसे पूछा तो कह रहे थे कि इनकम में भी अक्रूवल माइनस होता है। वो सीडी या बीडी की बात हो रही होगी कुछ, ये नॉर्मल साल का आखिर की बात हो रही है। जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनानी होती थी ना, तो वो कहता था कि भाई रेंट रिसीवेबल फॉर एग्जांपल वाज अक्रूड $1000। नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हो। हाँ तो प्लस होगा अदर इनकम से। तो वो माइनस करा देते। नहीं हो सकता, नहीं करा सकता, नहीं करा सकता, नहीं करा सकता, वरना सवाल बैलेंस ही होता तुम्हारा। अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, ये इनकम है बाबा। इनकम भी प्लस होगा भाई, अक्रूड प्लस होगा, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। इनकम स्टेटमेंट में अक्रूड प्लस होता है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। बैलेंस शीट में रोल चेंज हो जाते हैं, अक्रूड एक्सपेंस है तो लायबिलिटी, अक्रूड इनकम है तो करंट एसेट। बहुत बेसिक बातें, गलत नहीं हो सकती। 12 पे आ जाए यार, 12 वाला एमसीक्यू भी टेक्निकल है। 12 वाला एमसीक्यू पे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो जाके सॉल्व होगा। 12 करें सर, नहीं कोशिश करें प्लीज। ए आंसर है 12। सबके कहाँ हैं? लगा के आ जाना, 30 के 30 लगा दे। बेटा ये भी एक एमसीक्यू इतना कीमती होता है ना, क्योंकि एक एमसीक्यू पेपर 2 के 3 मार्क्स के बराबर होता है, समझ रहे हैं? एक एमसीक्यू पेपर 2 के 3 नंबर के बराबर होता है ऑलमोस्ट। अगर आप पेपर 1 में एमसीक्यू में ए ले आए और ए लाने से ऊपर जितने आप एमसीक्यू ठीक करते जाओगे, वो 3 नंबर ऐड करता जाएगा आपके पेपर 2 में। क्या चीज? 30 मार्क्स, 22-23 पे ये बन जाता है। अगर आप 25-26 भी सही करते हो, 3-4 एमसीक्यू सही करते हो, तो उसके 12 नंबर के बराबर मार्क्स आपको पेपर 2 में एडजस्ट होंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आपको अंदाजा हो चुका होगा, मैं बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके डिवाइड बाय 3 कर लो, 7-8 ज्यादा आ गया तो डिवाइड बाय 3, 2 नंबर का फायदा हो जाएगा, 2 या 3 नंबर। सबके ए लिखूंगा, आधे के तो भी ये किस्मत बताएगी अगस्त में क्या होगा। हाँ चेक हो जाएगी किस्मत कितनी अच्छी कर क्या है। बी भी ले सकते हो तुम, हो सकता है इस बार बी ज्यादा हो। वैसे तुम पहला पेपर कर रहे हो, अगले पेपर में बी ज्यादा होंगे, फिर एक पेपर करेंगे उसमें डी ज्यादा होंगे। मुझे लगा सी ज्यादा है हमारे से। वो तो सी
बच्चों के हिसाब से ज्यादा है। एमसीक्यू का आंसर ना अभी तो तुम्हें जो अच्छा लगे उस वक्त तुम वो कर ले। अगर पेपर 2 डी आ रहा है और पेपर 1 ए तो क्या कहते हैं? बी बन जाओ। बी बनने बी बन जाओ। ये भी है। बी सर वैसे फर्स्ट फेवरेट टेट का आपको क्या लगता है कि फर्स्ट टाइम जो है हम पहला पेपर कर रहे हैं जैसे इस केस में कितने सही होने चाहिए कि यार 10-12 भी मुश्किल से सही होते हैं बच्चों के, लेकिन चौथे पेपर के बाद ना उन्हीं बच्चों के जिनके 10-12 सही हो रहे थे, उन्हीं बच्चों के चौथे पेपर के बाद 21, 22, 23 पे आ जाते हैं 4 पेपर के बाद। और ज्यादा पेपर करे तो 28, 29 पे चलते हैं बच्चे। लेकिन यार ये है कि आपके कॉन्सेप्ट और टॉपिक भी पक्का हो। ये नहीं है टॉपिक आपको आते नहीं है तो आप तो फिर तो कभी भी नहीं आएगा ना, वो तो कभी भी सही नहीं होगा। यार हुआ सॉल्व हुआ भाई, समझाओ आगे चले जाऊं? हाँ करोगे सॉल्व तो समझाऊंगा, सॉल्व कर नहीं रहे समझाता रहूं। मूवी थोड़ी चल रही है कोई, प्ले दबा दिया फिर रिवाइंड करा फिर देखा फिर आगे किया फिर बंद करा चले गए। कर यार सॉल्व कर भाई, नहीं आएंगे ऐसे दिमाग में यार। इनकी रिपोर्ट वीडियो भी डालते हैं कौन सा वाला काम करें पेपर लेके आ जाए। हाँ तब भी ये बोलेगा कुछ रह गया था। सर पेपर तो दे के आया सर, लेकिन यार आप एक आध एमसीक्यू गलत करके आ गए यार, कुछ रह गया था। A business receives rent from letting part of its premises. हम किराए पे जगह देते हैं और किराया लेते हैं, तो किराया यहाँ पे हमारी इनकम है इसकी इस स्टेटमेंट से। जनवरी 2022 साल शुरू हुआ, इनकम का ब्रॉड डाउन था 1000 रेंट रिसीवेबल अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 month रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये इनकम इन एडवांस है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस की तरह। तो इनकम इन एडवांस होती है हमारी लायबिलिटी। मैं आपको टी अकाउंट का अगर फॉर्मेट बताऊं इनकम का, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के फॉर्मेट की तरह होता है। इनकम एडवांस लायबिलिटी, ब्रॉड डाउन क्रेडिट, सीडी डेबिट। इनकम एरियर्स एसेट होता है, अक्रूड वो इधर आता है। इनकम में पैसा मिलता है बैंक इधर आता है, और बैड डेट इनकम होती है तो वो इधर आती है, और आईएएस निकलता है इधर से। ये फॉर्मेट इनकम का अकाउंट। अब हम यहाँ देखें, ये बोल रहा है साल के शुरू में क्या था भाई, इनकम एडवांस थी कितनी, 1000 रुपए, आगे एडवांस 1000। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस को पैसे मिले 13,000 रुपए, फेब से अगले जनवरी तक के, ये बैंक हो गया 13,000 रुपए आ गए बैंक। लेकिन ये पैसे कहां तक के थे यार, फेब से जनवरी तक के थे, यानी कि अगले महीने अगले साल का जनवरी भी कवर हो गया। गिने, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कितने महीने बने, 31 जनवरी है, 12 महीने बने, 13 महीने बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं, पक्की बात है ना, 13 बन रहे हैं ना, गिन ले एक बार। पहली फेब से 31 जनवरी 12 बनेंगे ना यार। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 12 बन रहे हैं ना। फेब से जनवरी गिनना है आपको, फेब से जनवरी बोल रहा है। 12 मंथ हुए ना, 12 हुए ना, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, रेंट 10% इंक्रीज हो गया था, कब से, अप्रैल से बढ़ गया था रेंट। अब मेरी बात सुने ध्यान से, इधर सुने, जनवरी में रेंट नहीं बढ़ा, फेब में नहीं बढ़ा, मार्च में नहीं बढ़ा, कब से बढ़ा, अप्रैल से बढ़ा रेंट। अप्रैल से 10% बढ़ गया। 3 महीना एक महीने का रेंट था कितना, एक महीने का रेंट था कितना, ये सवाल है पहले। बढ़ने की बात तो बाद में करेंगे। कैसे पता 1000 था,
क्योंकि इसने शुरू में ही बताया है एक ही महीने का एडवांस दिया हुआ था 1000 रुपए, यानी कि एक महीने का बनता ही कितना था 1000 रुपए बनता था एक महीने का। तो यानी कि फेब में भी कितना बना 1000, मार्च में भी कितना बना 1000, अप्रैल में कितना बना 10% बढ़ गया 1100 हो गया फिर हर महीने का 1100 1100 1100 1100 1100। तो पहले 3 महीनों में 1000 1000 1000 रहा, अप्रैल से वो 10% बढ़ गया, कितना हो गया 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100। ये किराया है हर महीने का, राइट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 2022 दिसंबर इनकरेक्टली इंक्लूडेड 13,000 फॉर रेंट। ये इनकम में डाल दिया हमने इनकम स्टेटमेंट में, जो कि गलत है, हमें पता है। अफेक्ट क्या पड़ा इस एरर का, अगेन ये पूछना है, ये पढ़ना पड़ेगा। एरर ठीक करके क्या होगा ये पूछ रहा है, या इस गलती से क्या हुआ ये पूछ रहा है। इस गलती से क्या हुआ ये पूछ रहा है, गलती ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूं, गलती से क्या हुआ ये पूछ रहा है। अब हम देखते हैं हमारी कमाई बनती कितनी है। साल कब खत्म हो रहा है हमारा, दिसंबर में। पेमेंट जब की करी हो, साल कब खत्म हो रहा है, दिसंबर में। अब आप गिन लो ना, जनवरी का किराया कितना था भाई, फेब का कितना था, मार्च का कितना था, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आप गिन लो कितना बन रहा है एक साल का। ये है हमारे 12 महीने का किराया जो इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए था। कितना बन रहा है तो इनकम स्टेटमेंट में 12,900 जाना चाहिए था, ये इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए था। वो इनकम स्टेटमेंट में कितना ले गया, वो इनकम स्टेटमेंट में 13,000 ले गया। इनकम स्टेटमेंट में जाना कितना चाहिए था 12,900, वो ले कितना गया 13,000, वो ज्यादा ले गया, वो खर्चा ज्यादा ले गया, तो प्रॉफिट क्या हो गया, सॉरी अदर इनकम है ना, इनकम है ये, सॉरी इनकम है, सॉरी। इनकम जानी कितनी चाहिए थी 12,900, वो इनकम ले कितना गया 13,000, तो उसने इनकम स्टेटमेंट में क्या कर दी है, बढ़ा दी है, उसकी गलती ने। इनकम 100 रुपए से बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हुआ है 100 रुपए से। अब देख लें क्या पूछ रहा है वो, प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा हुआ है, प्रॉफिट 100 रुपए से ज्यादा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस सवाल में अकाउंट की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही हो गया सॉल्व, लेकिन फॉर्मेट मैंने आपको फिर भी इनकम के अकाउंट का बता दिया। सही है। ये कौन सा हो गया 12, 13 पे आ जाए, जल्दी जल्दी कर लेंगे, छोटे एमसीक्यू होते हैं बीच बीच में, ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, जल्दी करें। हाँ क्या इकोनॉमिक्स का नहीं पता मुझे यार, होना तो ऐसे ही चाहिए मेरे ख्याल से। इकोनॉमिक्स की परसेंटाइल का देखो तो एवरेज पेपर की वेटेज देखो ना, तो ऐसे अकाउंट में 3 मार्क्स नहीं होते, 2.67 होता है। हाँ तो तकरीबन 3 ही समझ लो, लेकिन यहाँ एमसीक्यू में मार्क्स लेना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल। अभी आप फिर रिलैक्स होते हो, आप एग्जाम में जाते हो, आप घबराए हुए होते हो, वो प्रेशर अलग होता है। मैं लेता रहूंगा अब यार, हो सकता है कल ना लूं, परसों रख लूंगा, बहुत हुआ एक दिन छोड़ के रखूंगा, इससे ज्यादा गैप नहीं दूंगा। संडे को हाइब्रिड ही रखेंगे। हाँ हाइब्रिड रख लूंगा, कोई प्रॉब्लम, हाइब्रिड रख सकते। नॉर्मल था, मतलब कोई खास टॉपिक का नहीं था, मतलब एक्सपेंस और रेवेन्यूज के ऊपर दे देता है वो बीच में, मतलब कुछ। क्या चीज, सिंगल एंट्री का एक सवाल सॉल्व करा था फाइनेंशियल में। हाँ उसमें एक सवाल के अंदर इनकम का अकाउंट था, मतलब हम जो प्रीपेड और अक्रूड के अकाउंट बनाते थे ना एक्सपेंस के, उस सवाल में इनकम का भी एक अकाउंट बना। सब्सक्रिप्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, जो सब्सक्रिप्शन का नाम लिया ना मैंने, वो ओ लेवल में जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई उनको पता है सब्सक्रिप्शन क्या, वो A2 के अंदर, एएस में नहीं था, मैंने उधर का रेफरेंस दिया, एएस में सब्सक्रिप्शन नहीं थी। A2 में सब अलग है, सब अलग, ओ लेवल से भी डिफरेंट है, मतलब ओ लेवल वाले तो आपने एएस में पढ़ लिया ना, A2 में सारे टॉपिक अलग है। यार आगे सॉल्व करें, मैं समझाऊं आगे।
13 हो रहा है सॉल्व? 13 का आंसर आ रहा है सी। समझाऊं या हो गया है? आराम से, ये नहीं कि जान छुड़ानी है एमसीक्यू से, मैं समझा देता हूं। कह रहा है यार सोल ट्रेडर का, गाइस बात सुन लें। Our sole trader personal expense had been paid out of the business bank account and included in profit and loss. उसका पर्सनल खर्चा था, ड्राइंग थी। अब्बास क्या देख रहे हो? सोल ट्रेडर की ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स को उसने बिजनेस के एक्सपेंस में डाल दिया। बिजनेस का एक्सपेंस नहीं था ये, बिजनेस का एक्सपेंस उसने जबरदस्ती इसको बना दिया, तो बिजनेस के एक्सपेंस बढ़ गए और उसकी ड्राइंग कम हो गई, और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। ये इसने काम किया। अब आगे सुने क्या हुआ है। कह रहा है यार इसका प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, कैपिटल पे क्या असर पड़ा। देखिए नंबर 1 आसान, अभी भी गलती सही करने की बात नहीं कर रहा, बोले इसका असर बता दो क्या पड़ा। नंबर 1, एक्सपेंस बढ़ा है कम हुआ है? बिजनेस का खर्चा इसने बढ़ाया या कम करा है? बढ़ा है। एक्सपेंस बढ़ाया तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या हुआ है? तो नंबर 1 बिजनेस का प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया। एक बात। दूसरी बात, कैपिटल पे क्या असर पड़ा? बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट में कैपिटल का सेक्शन क्या कहता है? कैपिटल क्या ऐड होता है इसमें? नेट प्रॉफिट ऐड होता है। और ड्राइंग्स क्या होती हैं? कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस, यही होता है। अब आप मेरी बात सुनो, उसने क्या करा? खर्चा बढ़ाया। खर्चा बढ़ाएगा तो प्रॉफिट क्या हो गया? खर्चा बढ़ाया जबरदस्ती का, खर्चा तो था नहीं, वो तो ड्राइंग थी, उसने खर्चा बढ़ाया। खर्चा बढ़ाया तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया। ड्राइंग बढ़ाई भी कम करी थी? ड्राइंग तो करी नहीं है, मतलब कि ड्राइंग तो लिखी नहीं है ना उसने, तभी तो खर्चे में डाला हुआ है। ड्राइंग तो लिखना ही भूल गया है, तो ड्राइंग क्या हुई भी है? कम हुई भी है। अब एक चीज जिसको प्लस होना है, प्रॉफिट, वो क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है, कम हुआ है? ये कम हुआ है। और जिसको माइनस होना है वो भी क्या हुआ है? तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? मतलब जैसे एक एग्जांपल, लेट सपोज कैपिटल था 1000 रुपए का और प्रॉफिट था 200 रुपए का, कितने हो गए? और ड्राइंग्स थी 50 रुपए की, कितना हो गया आंसर? ये था। अब मैं गलती करता हूं, कैपिटल वही रहा 1000, नेट प्रॉफिट मैंने कम कर दिया, खर्चा बिला वजह डाल दिया, जिसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट 20 रुपए से कम हो गया, तो कितना हो गया? 100। लेकिन वो ड्राइंग को भी, वो 20 रुपए की क्या चीज थी? वो भी नहीं लिखी, यानी कि ड्राइंग भी क्या करती 20 रुपए से? तो ड्राइंग 20 रुपए से कम कर दी, कितनी कर दी? अब आप टोटल निकालो क्या आएगा। कैपिटल पे क्या असर पड़ा? एक चीज जिसे प्लस होना है उसे भी कम कर दिया, और एक चीज जिसे माइनस होना है उसे भी, तो प्लस वाला भी कम हो गया, माइनस वाले भी कम हो गया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं हो, बराबर हो। कैपिटल पे नो इफेक्ट। समझ में आई बात? उसने ड्राइंग्स लिखी नहीं और गलती से एक्सपेंस बना दिया उसको, तो एक एक्सपेंस जबरदस्ती का आ गया, प्रॉफिट तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन ड्राइंग भी तो नहीं लिखी, ड्राइंग भी तो कम हो गई, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट रहा कैपिटल पे? नो इफेक्ट। प्रॉफिट कम हुआ लेकिन कैपिटल पे नो इफेक्ट। समझ में आई ये बात? नेक्स्ट देखें नंबर 14। ये तो कुछ पेपर जैसा लग रहा है। सेल्स कितनी है? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, परचेज निकालनी है, मार्जिन दिया हुआ है। सॉल्व कर लें इसको, लिख के सॉल्व होगा ये। कितनी सेल्स थी? 2 लाख। ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग कितना है? परचेज अभी पता नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं पता तो जीपी भी। मार्जिन है, मार्जिन सेल पे लगता है, कितना परसेंट मार्जिन है? जीपी आ जाएगा, सेल पे लगाएं 25%, 50,000 जीपी आ गया, तो सेल 2 लाख है, जीपी 50 है, दोनों को माइनस करें कॉस्ट। आप सॉल्व कर लें, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। कितनी आ गई वो? ओपनिंग कितना है? 10,000, परचेज कितनी है एक्स, क्लोजिंग कितना है 5,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल 1.5 लाख।
सॉल्व करना है। x कितना आ रहा है परचेज 155 145 ये आ गया आंसर। परचेजेस 15 पे आ जाएं। करें तो ये अब ये जल्दी हो जाएंगे, जल्दी जल्दी कर लें यार प्लीज, मैं आंसर बता दूंगा। मैंने पेपर अटेम्प्ट किए हाँ। 6 मेरे ख्याल में मैंने अटेम्प्ट किया है माशाल्लाह, इसमें कोई नहीं था। हाँ, अब कोई चीज़ अटेम्प्ट करनी ऐसी नहीं है ना, कॉमन आ रही है तो हर पेपर में रिपीट हो रही है, हाँ, तो ऐसा नहीं वो नया उड़ता हुआ आ रहा है। बाकी सब अटेम्प्ट कर लेना, हाँ। कुछ इस टाइप का सवाल आता है। फॉर एग्जांपल अब ये सही तो हुआ है, ठीक है, Under over as well, मैंने कोई हाँ। क्रेजी लॉजिक लगाई। नहीं मैं तुम्हें समझा दूंगा ये पूरा, ऐसे पक्का फॉर्मूला बताऊंगा, कभी गलत ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने अपने दूसरे दोस्त से पूछा वो यहाँ नहीं, वो सिटी में पढ़ता है, तो हम लोगों ने तो बजटेड और एक्चुअल में पढ़ा है, तो भाई दो चीज़ होती है। उन लोगों ने एब्सॉर्ब अलग पढ़ा है, मैंने नहीं, मैं तुम्हें पूरा फॉर्मूला लिखा था, तुम्हें याद नहीं। फॉर्मूला ये था जी, बजटेड माइनस एक्चुअल। नहीं इसमें ऐसा नहीं रिकंसिलिएशन वाला कॉन्सेप्ट है। था। इसमें 15 में नहीं भी मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। नहीं जो ये पूछा मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैं लिख दूंगा फॉर्मूला भी करा दो। प्लीज लाओ तो पेन दे दो। ठीक है। ये होता है स्टेप 1 बजटेड कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स, OAR आ जाएगा। स्टेप 2 जो OAR आ गया इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल से, आवर से, तो ये आता है आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब। फिर ओवरहेड जो एब्जॉर्ब निकाला है आपने, इसको आप कंपेयर करते हो अगेंस्ट एक्चुअल ओवरहेड से, जी बिल्कुल सही। फिर आपका अंडर ओवर निकलता अच्छा सर सही। मैं भी 2024 की हुई ना, उसके लिए मुझे यही मसला आ रहा है। है। मैं ये भी कराऊंगा ना, ये और MCQ आएंगे ना, actual ये MCQ आएंगे मैं करा और सर हर वेरिएंट में आ रहा है ये आता है हर साल, ऑलमोस्ट हर साल में। पेपर देख यार 15 सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? और ये कॉस्ट वॉल्यूम हर अब नहीं आता ना, पहले आता। सर ये 2024 के अक्टूबर नवंबर सारे वेरिएंट्स है, तीसरा 30 प्रॉफिट वॉल्यूम का मतलब है ब्रेक इवन, जो प्रॉफिट वॉल्यूम की लॉजिक है वो ब्रेक इवन। मैंने रिकॉर्डेड की वीडियो भेजी है ग्रुप पे, हाँ ग्रुप में वीडियो भेजी, लिमिटेशन भी होगी, सब कुछ वही होगी। प्रॉफिट वॉल्यूम की वीडियो दी है मैंने ग्रुप पे, देख लेना। यार 15 कर रहे हैं ना अभी, 15 का आंसर डी आ रहा है। क्या चीज यार बोले कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग क्यों बनाते हैं ना, और क्या सही है इसके लिए? कैपिटल अकाउंट रिटेन्ड अर्निंग दिखाता है भाई, पार्टनरशिप में रिटेन्ड अर्निंग कहां से आ गई? समझ में आ रही है बात? पार्टनरशिप में तो रिटेन्ड अर्निंग होती नहीं, वो तो कंपनी में होती है। दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट शो द टोटल अमाउंट ओड टू ईच पार्टनर। वो बोले कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग बन रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट आपको टोटल नहीं बताएगा, कैपिटल अकाउंट आपको सिर्फ कैपिटल जो इन्वेस्ट करे वो बताएगा। फिर आपको करंट अकाउंट का देखना पड़ेगा, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव करंट अकाउंट मिलकर पता चलेगा पार्टनर से टोटल कितना पैसा लेना है या कितना पैसा उसका लगा हुआ है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता पार्टनर के कैपिटल को। पार्टनरशिप में बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं कैपिटल की जगह? कैपिटल और करंट अकाउंट के सीडीज, वो मिलकर पार्टनर का क्या हिसाब किताब है पता चलता है। तो यहां पे ये बोल रहा है कैपिटल अकाउंट से क्या पता चलेगा? टोटल अमाउंट पता चलेगी, नहीं टोटल नहीं पता चलेगी, सिर्फ कैपिटल की पता चलेगी। करंट अकाउंट मिलेगा तो टोटल पता चलेगी, तो इसलिए ये गलत। थर्ड में क्या बोल रहे? कैपिटल करंट अकाउंट इक्वल टू नेट एसेट्स, हाँ ये टोटल बताता है। नेट एसेट का मतलब टोटल कैपिटल, ये बताता है। 16 देखें, 16 में यार एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, 16 करें सॉल्व जल्दी से यार। 16 का आंसर है बी, आंसर है, ट्राई करें जल्दी से निकालें। अच्छा इस वाले गाइस बात सुने, इन वाले पार्टनरशिप में क्या होता है? एप्रोप्रिएशन बनाते हो, एप्रोप्रिएशन बना के क्या निकालते हो? शेयर ऑफ। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मांगता, सिर्फ ये क्या मांगता है इसके अंदर? शेयर ऑफ प्रॉफिट भी, सैलरी अगर मिली है तो वो भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो वो भी, सब मिलाकर बताओ उस पार्टनर को कितना मिला। लोन क्यों आएगा?
नहीं माइनस करोगे, प्रॉफिट से माइनस करोगे अगर नहीं हुआ होगा माइनस। लिखा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट ही चाहिए। क्या चीज? रिक्वायरमेंट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब जेड को पूरे साल में जो कुछ मिला सब मिलाकर बताओ कितना मिला। जो कुछ मिला, सिर्फ एसओपी नहीं, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं, सब कुछ जो जेड को मिला है पूरे साल में वो बताओ। याद रखना पार्टनरशिप हमेशा ही होता है। जब ये टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेगा तो उसमें सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं आता, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर सैलरी मिली है तो वो भी, अगर बोनस मिला है तो वो भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो वो भी, वो सब मिलाकर बताना है उसको। अब आप देख लो क्या क्या है उसमें। सैलरी तो एक्स को मिली ना, एक सेकंड बस। वाई को क्या मिला है? वाई ने लोन दिया था जिसपे उसको वाई को मिलता है 5,000 का इंटरेस्ट। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एप्रोप्रिएशन बोला है, एप्रोप्रिएशन से पहले ये नेट प्रॉफिट है। इसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा। नेट पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में इंटरेस्ट किधर आता है? एक्सपेंस में आता है, कंपनी में आता है अलग से। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट कहाँ आता है? एक्सपेंस में, यानी कि इंटरेस्ट माइनस होकर जो प्रॉफिट है वो दिया। सॉल्व कर लो आप, एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा पूरा। तो आप बनाओ क्या है भाई? नेट प्रॉफिट 1.5 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और सैलरी कितनी है? एक्स की है लेकिन एप्रोप्रिएशन में तो आएगी ना। और बोनस बोनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है नहीं, माइनस करो क्या बचेगा? इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कर दो तीनों में, 2 to 1। जेड का एक्स वाई और 56 और अब देखो जेड को टोटल क्या मिला है? जेड को तो सिर्फ इस सवाल में शेयर ऑफ प्रॉफिट ही मिला है। सैलरी जेड की है ही नहीं, बोनस जेड का है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जेड का है ही नहीं, तो जेड का क्या है? सिर्फ शेयर ऑफ। लेकिन याद रखना आप लोग, अगर इसमें जेड की सैलरी होती वो ऐड होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसको मिला है वो होता ऐड होता, फिर बताते जेड को टोटल क्या मिला। अगर होती तो सवाल में तो खैर था ही नहीं, तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वही आंसर। हाँ उस पार्टनर के उसमें आएगा, क्रेडिट पाएगा। ठीक है हाँ। ये वाला सवाल ये भी अपनी लॉजिक से लगाया तो सही हुआ, लेकिन आप लगाया? ना वेरीफाई कर दीजिए। डीएम निकाला 4 into 8 32, डीएल लगाया है 8 into 12 96, बिल्कुल ऐसे ही। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 40 रुपए का है। डायरेक्ट कॉस्ट अब ये क्या बोला है? सेलिंग प्राइस ये है, मार्कअप 50% है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर निकालना है। क्या किया तुमने? मैंने पहले वो इससे मार्जिन निकाला, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मार्जिन को यूज करते जीपी निकाले क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस थी। फिर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली। कॉस्ट ऑफ सेल से बेसिकली मतलब है टोटल कॉस्ट जो लग रही है उसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, डायरेक्ट 40 नहीं आएगा, हाँ 40 इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। डायरेक्ट कॉस्ट मैंने पहले निकाल दी इन तीनों को ऐड करके, जो 168 आ गया। हाँ। टोटल कॉस्ट में माइनस करके ओवरहेड आ गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है मैंने उसको डिवाइड कर दिया, जो भी लेबर आवर्स है। सही है मैंने, ठीक है, नहीं लॉजिक सही है। हाँ सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही होगा। सही है, समझ गया। थैंक यू सो मच सर। फिर आप जब भी क्लास रखें आऊंगा, ऐसी क्वेरीज। हाँ क्या बोल रहे हो? एक्स की सैलरी थी, जेड की सैलरी नहीं थी सवाल में। भाई टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना है जेड का। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जितना कुछ जेड को पूरे साल में मिला है सब बताना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिला है, अगर जेड को सैलरी भी मिलती, अगर जेड को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता, वो सब मिला के टोटल करते तो वो आंसर होता। तो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल जो जेड को पूरे साल में मिला। वो सब माइनस करोगे, एप्रोप्रिएशन पूरा बनाओगे, लेकिन आखिर में जो आंसर दोगे ना, जेड को क्या मिला है पूरे साल में, वो तुम जेड की सारी चीज ऐड कर दो। हाँ सब ऐड करके बताओगे ये मिल रहा है जेड को, आज इस साल जेड बिजनेस से ये पैसा लेके जाएगा। एप्रोप्रिएशन आप नॉर्मल बनाओगे, जिस पार्टनर की सैलरी है, जिसका बोनस है, जिसका इंटरेस्ट कैपिटल है, आप सब डालोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल एप्रोप्रिएशन बनाकर। अब आप बताओगे जेड का क्या बन रहा है, तो जेड का एसओपी उठाओगे, जेड की सैलरी अगर थी वो भी उठा लोगे, ऊपर से बोनस था वो भी उठा लोगे, आगे में सबको प्लस कर दोगे। आप बताओगे जेड की ये कमाई है पूरे साल। सर वो उसका साथ का मैसेज मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है देख लेता हूँ। अच्छा यार नंबर 17 जल्दी जल्दी देख ले, 2-3 एमसीक्यूज, बाकी फिर हम
कल कंटिन्यू कर लेंगे इसको। अल्लाह हाफिज। 17 देखें यार, a company had sufficient balances in each of the share premium account, general reserve and retained profit। कह रहा है शेयर प्रीमियम में भी पैसा है, जनरल रिजर्व में भी पैसा है, रिटेन प्रॉफिट में भी पैसा है, सब में पैसा शामिल है, सब में पैसा है। कंपनी बोनस इशू कर रही है, विच लेजर अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोनस इशू में क्या डेबिट होगा यार? शेयर प्रीमियम डेबिट होगा ना, सिंपल। 18 पे आ जाओ, क्योंकि बोनस की एंट्री क्या बनती है? शेयर प्रीमियम डेबिट और ओएससी नंबर 18। ओएससी 4 लाख है, ओएससी 4 लाख है, पार वैल्यू 1 है। राजेश पढ़ ले भाई। शेयर प्रीमियम है, जनरल है, रिटेन्ड है। ये ट्रांजैक्शन हुई है नंबर 1। पहले बोनस इशू है 1 फॉर एवरी 8। सॉल्व करें इसको, 1 फॉर 8 लगाएं। कितना ओएससी था? 4 लाख था। डिवाइड बाय पार वैल्यू क्या थी? 1। नंबर ऑफ शेयर आ गए एग्जिस्टिंग, कितने आ गए? 4 लाख। स्टेप 2 क्या करना है? हर 8 पर 1, कितने निकले? 50,000। ये नए शेयर इशू हैं, बोनस है, डबल एंट्री बना लें। ओएससी पहले क्रेडिट होगा बोनस में, 50,000 इंटू पार वैल्यू क्या है? 1। 50,000 से, और शेयर प्रीमियम डेबिट होगा कितने से? क्या शेयर प्रीमियम में 50,000 है? नहीं है भाई, 30 है। 30 शेयर प्रीमियम से निकलेंगे। जनरल रिजर्व से कितने निकलेंगे? 10। तब भी 40 होंगे, पूरे नहीं होंगे। बाकी कहां से निकलेंगे? रिटेन से। नहीं निकाल सकते। इसमें पड़े हुए 30। जनरल रिजर्व में कितने? इससे निकलेंगे 10। और फिर कहां से निकलेंगे? रिटेन प्रॉफिट से। कितने निकलेंगे? 10। ये डबल एंट्री बनेगी पहले बोनस। दूसरे बात है, डिबेंचर इशू करें 1.5 लाख के। डिबेंचर लोन होता है, लायबिलिटी। डिबेंचर इशू करने का मतलब लोन लिया है। लोन लेते हैं तो पैसा आता है बैंक डेबिट, और डिबेंचर लायबिलिटी क्रेडिट। ये डबल एंट्री बनेगी डिबेंचर लोन लेने की। अभी हमने पता रिक्वायरमेंट के आगे पढ़ते रहते हैं। थर्ड, राइट इशू 1 फॉर एवरी 15.1.6 पे। सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे? सबसे पहले शेयर 4 लाख थे। बोनस में कितने इशू हुए? 50। मिलाएं कितना हो गया? 4.5 लाख। अब 4.5 लाख पे लगेगा क्या है? 1 फॉर एवरी क्या आया? करें ना डिवाइड, कितना आ रहा है? 30,000 नहीं 30,000। 30,000 न्यू शेयर्स, डबल एंट्री, बैंक डेबिट होगा, राइट इशू है, पैसा आएगा। कितने? 30,000। कितने का बेचा एक शेयर? 1.6 का। कितने पैसे आए यार? 48। ओएससी क्रेडिट 30,000 इंटू 1, 30,000 से शेयर प्रीमियम फिर से वापस बन जाएगा, वापस आ रहा है। एक का शेयर 1.6 पे बेचा 0.6, 18,000। ये डबल एंट्री होगी। प्रॉफिट इस साल का कितना है? 1.20 रिटेन प्रॉफिट में जाएगा। टोटल इक्विटी पूछ रहा है। टोटल इक्विटी का मतलब पूरी एसओसी बनानी पड़ेगी। बनाते हैं एसओसी। बेटा जहर है, पी लो। 20 तक तो आएंगे ना आपका। हाँ पूरा लंबा लंबा कोई शॉर्टकटिंग है। ओएससी देखिए कितना है? 4 लाख। 30 10 70 ब्रॉड डाउन। जनरल रिजर्व लिख दिया। कितना था ये? 4 लाख। शेयर प्रीमियम कितना था? 30। रिटेन कितना था? 70। जनरल कितना था? पहला क्या है? बोनस। बोनस में क्या हुआ है? ओएससी में ऐड हुआ है। कितना हुआ था बोनस? 50। रिटेन पूरा खत्म हो गया था, सॉरी शेयर प्रीमियम। रिटेन से 10 निकला था, और जनरल रिजर्व से भी 10 निकला था, खत्म हो गया था। ये पहली एंट्री। दूसरी क्या थी? डिबेंचर की। डिबेंचर आता नहीं है एसओसी के अंदर, डिबेंचर लोन है। तीसरा क्या था भाई? राइट इशू। राइट इशू में ओएससी बढ़ रहा था, देखें कितने से? आखिरी एंट्री 30। शेयर प्रीमियम बढ़ रहा था
बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और प्रॉफिट दिया हुआ था इस साल का, कितना प्रॉफिट है? 120 प्रॉफिट आएगा रिटेन प्रॉफिट के कॉलम में। अरे हो जाएगी जगह, वर्किंग आनी चाहिए, वर्किंग आएगी तुम कहीं भी कर लोगे। तुम्हें अभी आती नहीं है तो तुम ये सोच रहे हो, तुम्हें आती होती तो तुम्हें आती होती तुम कहीं भी कर लोगे पेपर में। करें टोटल करें कितना है? क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसको जितना गंदा करना कर देना बस। आंसर एमसीक्यू की आंसर शीट तो अलग से मिलेगी ना, उसमें मार्किंग करनी होगी। तो क्वेश्चन पेपर में आपको जो करना आप कर लो, कोई इशू नहीं। टोटल बताएं कितना आ रहा है? 480, 18,000, 1,80,000, जीरो। ऐड कर लें इन सबको, ये इक्विटी हमारी टोटल। डिबेंचर काउंट नहीं होगा इक्विटी में, ऐड कर लें कितना हो गया? 678। आंसर आप ये आंसर 19। जल्दी देख लें यार प्लीज यार। डिवेंचर, हाँ, और अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया होता तो डी आंसर है। भरोसा आप ये कर ही लेंगे। 20 पे आ जाए जल्दी से, 20 पे आप कर ही लेंगे यार। पढ़ ले 20 पढ़। यार देखें, सप्लायर है राज, अ सप्लायर ऑफ गुड्स। राज सप्लाई करता है गुड्स, बेचता है। Has calculated the following ratios from the financial statements of a possible new customer। ये कस्टमर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा रहा है और रेशो निकाल रहा है। कौन से रेशो देखेगा कस्टमर के? या इसको कस्टमर से क्या चाहिए? पैसा। पैसे के लिए क्या देखेगा? उसकी लिक्विडिटी। नॉन करंट एसेट नहीं देखेगा, करंट रेशियो देखेगा, पेबल देखेगा, लिक्विडिटी में आता है। रिसीवेबल देखेगा उसका? नहीं। वो क्या देखेगा? करंट रेशियो क्या देखेगा उसके बाद? पैसा कितना है। पेबल क्यों देखेगा? अपने पेबल्स को उधार कितने दिनों में वापस दे देता है ये, वो तो पेबल बनेगा ना, अपने बारे में सोचेगा ना। तो अपने बारे में क्या सोचेगा? भाई ये अपने पेबल को कितने दिनों में पैसे देता है तो मुझे भी उतने ही दिनों में पैसे देगा, इसके साथ काम करूं या ना करूं। वो रिसीवेबल से कितने दिनों में पैसे लेता है, इससे हमारा कोई ताल्लुक। तो ये देखेगा 1 और 3, बी आंसर। तो ये बाकी कल करेंगे यार, कल थोड़ी स्पीड ज्यादा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हो जाएंगे जल्दी, लेकिन कल कर लेंगे। कल का टाइम बता दूं? सेल्स आपको दी हुई हैं, परचेजेस दी हुई हैं, ओइंग टू सप्लायर्स क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, और ओड बाय कस्टमर्स रिसीवेबल्स दिए हुए। तो ये सप्लायर हो गए, क्रेडिटर्स, पेबल्स, और ये हो गए रिसीवेबल्स। 90% क्रेडिट सेल है, सेल्स का 90% क्रेडिट सेल है, और परचेज का 80% क्रेडिट परचेज। पेबल टर्नओवर पूछ रहा है, पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? पेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। तो परचेजेस का 80% क्रेडिट है, पेबल दिए हैं आपको सप्लायर 46 डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस निकालते हैं। 600 की परचेज है, इसका 80% क्रेडिट है ना, 48 इंटू 365। ये पेबल इन डेज आ गई। तो ये सॉल्व कर लें इसको कैलकुलेटर से। कितना आ रहा है? 46 डिवाइड बाय 480 इंटू 365, 35 डेज आ रहा है। 35 डेज, सी आंसर। नेक्स्ट पे आ जाए 22 का। ये इंफॉर्मेशन है कंपनी की, सेल्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। एनसीए करंट एसेट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई कंपनी का जब आप निकालते हैं तो आप क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है बिफोर कितना है, बिफोर 11 का, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल ओनली, सिर्फ करंट लाइबिलिटी माइनस होती है। एनसीए कितना है 59, करंट एसेट कितना है 50, नॉन करंट लाइबिलिटी का कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे 40, ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, तो 10 और 9 69 आ गया, तो इनटू 100 कर दें, तो ये आ जाएगा 11 डिवाइड बाय 69 इंटू 100, 15.94, डी आंसर आ जाएगा। तो 22 का आंसर क्या है, डी। सही है। 23 पे आ जाए। A company incurs semi variable cost, high low मेथड लगेगा। इफ आवर्स वर्क एक्सीड 10,000, फिक्स कॉस्ट 600 रुपये बढ़ जाएगी। 10,000 से ऊपर जाएंगे तो, अभी तो ये 10,000 के अंदर ही बात कर रहा है, पहले फिक्स और वेरिएबल अलग तो करें। और फिर कह रहा है 12,000 का कॉस्ट कैलकुलेट करके दें। ये बात की बात है, पहले कैलकुलेट करते हैं। हाई लो मेथड क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, राइट। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स में करना है। कॉस्ट में चेंज क्या रहा है, 20,000 और 24,000, चेंज इन कॉस्ट 4,000 है, डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स कितना है 8,000 और 10,000, 2,000 यूनिट्स। ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, 2 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब कोई भी एक एक्टिविटी लेवल ले लें, 8,000 ले लेते हैं, चलो 8,000 की टोटल कॉस्ट देखें कितनी दी हुई है, 20,000। वेरिएबल कॉस्ट अलग करते हैं, 2 रुपये एक की है, 8,000 की वेरिएबल क्या हो जाएगी 16,000, तो 20,000 में से 16,000 वेरिएबल है, तो फिक्स कॉस्ट क्या हो गई 4,000। तो हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली 4,000। या आप 10,000 पे भी वर्किंग करते तो यही आती 4,000 फिक्स कॉस्ट। तो अब फिक्स कॉस्ट भी आ गई, वेरिएबल भी आ गई। अब कह रहे 12,000 यूनिट्स का आप खर्चा निकालो। अब हम 12,000 की वर्किंग करते हैं, 12,000 यूनिट्स, खर्चा क्या आएगा, वेरिएबल आएगी पहले, तो वो वही है 2 रुपये इंटू 12,000, 24,000 वेरिएबल हो गई। फिर आप आ जाए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है, 4,000 तो है, लेकिन वो कह रहे हैं 10,000 से ज्यादा होंगे तो 600 रुपये और आएगी, तो 600 और लगा लें, ये ऐड कर लें, 28,600, ए आंसर हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो पहले हाइलो मेथड से आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकाली, फिर आपने 12,000 यूनिट की वर्किंग कर ली, 600 और एक्स्ट्रा ऐड कर दी। 24 पर विच कॉस्ट आर चार्ज टू इंडिविजुअल जॉब्स इन जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। क्या खर्चा डालते हैं आप जॉब कॉस्टिंग में, सिंपल ये है, डायरेक्ट लेबर डालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल डालते हैं और ओवरहेड्स डालते हैं। लेबर और ओवरहेड, क्या मटेरियल नहीं डालेंगे, मटेरियल और ओवरहेड लेबर नहीं डालेंगे, मटेरियल और लेबर ओवरहेड नहीं डालेंगे, तो बी आंसर है इसका। डीएम डलता है, डीएल लगता है, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो निकल के ओ ए आर, पूरे वर्किंग उसकी होती है ओ ए आर की, ओवरहेड निकलता है वो ऐड करते हैं, फिर आती है कॉस्ट, सारे खर्चे मिलाते हैं, फिर मार्कअप लगता है, सेलिंग प्राइस आती है। अभी खर्चों का पूछा इसने। 25 पे आ जाए, एक्चुअल बजटेड ओवर अंडर एब्जॉर्ब है। सही है ना, ये ओवर अंडर के लिए मैंने पूरा आपको वो रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की, यूट्यूब पर डली हुई है, उसको देख लें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन हुई है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, देखें 3-4 स्टेप्स में जाते हैं। स्टेप 1, बजटेड कॉस्ट, बजटेड यूनिट्स, ओ ए आर निकलता है। करें, बजटेड कॉस्ट क्या है भाई 620, डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स क्या है 12,400 घंटे, ओ ए आर आ जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। तो ये करें 620,000 डिवाइड बाय 12,400, तो 50 रुपए का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है, ओ ए आर। अब क्या करते हैं स्टेप 2 में, ओ ए आर को हम एक्चुअल यूनिट और घंटों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50 का ओ ए आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कितने, 13,100 घंटे, तो 655,000 आ गया, जो हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया, ओवरहेड एब्जॉर्ब आ गया। अब इस ओवरहेड एब्जॉर्ब को हम एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करेंगे। हमने तो 655 लिखा है, एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल ये दिया ओवरहेड, ये एक्चुअल 6,40,000 एक्चुअल में खर्चा। तो हम 655 लिख कर बैठे हुए हैं, असली में खर्चा 640 आया है। हमने क्या करा, ज्यादा लिखा हुआ है, कितना ज्यादा लिखा हुआ है, 15,000 ज्यादा लिखा हुआ है, तो 15,000 हमने ओवर किया हुआ है, ओवर एब्जॉर्ब, तो 15,000 ओवर एब्जॉर्ब, ए आंसर है इसका। 26 पे आ जाए, बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्यों यूज करता है।
टू कैलकुलेट इन्वेंट्री, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एफओएच आता है, एफओएच और यही इन्वेंट्री की वैल्यू रिकॉर्ड होती है। फिर सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट में ऐड होती है, मार्कअप बिल्कुल यही जॉब कॉस्टिंग में। आप देखो ओवरहेड जो हम करते हैं ना एलोकेशन अपॉर्चुनिटी, उसमें क्या करते हैं, डीएम डालते हैं, डीएल डालते हैं, और सारी ये फिक्स कॉस्ट होती है, रेंट, डेप्रिसिएशन, इनका ओएआर निकालते हैं, वो मिलाते हैं, टोटल कॉस्ट आती है, मार्कअप लगाते हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, बिल्कुल करते हैं। सारे प्रोडक्शन के खर्चे बिल्कुल 1 2 3 तीनों आ जाएंगे इसका। 26 का आंसर ए होगा, तीनों बातें ठीक है। 27 पे आ जाओ। मेक्स एंड सेल्स ब्रेड, हाउ मैनी loaves he need to sell each day to break even? कितने रोजाना बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन के लिए? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू। व्हाट फैक्टर हेल्प्स इन एक्यूरेटली एनालाइज हिज ब्रेक इवन पॉइंट? क्या फैक्टर है उसका ब्रेक इवन सही निकलेगा? ब्रेक इवन की assumptions पूछ रहा, बिल्कुल क्या, जितना बनाया उतना बिक गया, ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड, नो इन्वेंट्रीज। डिफरेंट टाइप्स, हम एक ही प्रोडक्ट की बात करते हैं। कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी पर यूनिट नहीं, हम अज्यूम करते हैं वो चेंज ना हो, तो बोले चेंज होगी, ऑप्शन भी नहीं होगा। बेसिकली ब्रेक इवन की अजम्पशन क्या होती है, इन चार में से वो पूछ रहे हैं, ये अजम्पशन है। सेलिंग प्राइस चेंज होती रहेगी, नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहती है अजम्पशन में, तो ए आंसर होगा। 28, अ बजर हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। 8000 यूनिट बेच रहे हैं और बन रहे हैं, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। What will happen to the break even point and margin of safety if fixed cost increase to 32,000? तो इसको 32 होगी तो क्या हो जाएगा, पहले पुराना ब्रेक इवन निकालते हैं ना। अभी क्या है भाई, सेलिंग प्राइस 20 माइनस 12, सीपीयू क्या आ रहा है 8, फिक्स कॉस्ट क्या है 25,000 डिवाइड बाय 8, सीपीयू ब्रेक इवन आ जाएगा ना, तो 25,000 डिवाइड बाय 8, अभी आ रहा है ब्रेक इवन 3,125 यूनिट्स का। ब्रेक इवन पॉइंट निकाला हमने करंट, इतने यूनिट्स में ब्रेक इवन हो रहा है अभी, और हम बेच रहे हैं 8,000 यूनिट, तो ब्रेक इवन से कितने ऊपर बेच रहे हैं, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है 8,000 में से इसको माइनस करें तो 4875 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है। अब ये कह रहा है फिक्स कॉस्ट अगर 32,000 हो जाए, बाकी कुछ चेंज ना हो, तो ठीक है कर लेते हैं, 32,000 रख लेते हैं फिक्स कॉस्ट, सीपीयू तो यही रहेगा 8 रुपए, तो हमारा 4,000 हो जाएगा ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन हमारा 3,125 यूनिट्स के बजाय 4,000 यूनिट्स पे होगा, तो ब्रेक इवन हमारा बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, फिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से बढ़ गया 3,125 और 4,000, 875 यूनिट्स अब और बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन के लिए। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 बेचेंगे और 4,000 पे ब्रेक इवन हो रहा है, तो कितना आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी 4,000 आ जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 4,875 से 4,000 पे आ जाएगा, तो 875 मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीज बाय 875 और ब्रेक इवन इंक्रीज बाय 875, सी आंसर होगा, है ना। ब्रेक इवन अब 875 ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन करने के लिए, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा अब 4,000 पे आ जाएगा 4,875 से। तो नया मतलब पुराना ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्सेस न्यू ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है और डिफरेंस बताना है, सी आंसर। 29, ये है हमारा लिमिटिंग फैक्टर। सेलिंग प्राइस, डीएम, डीएल, ओवरहेड, सीपीयू निकालना होता है ना, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तो सीपीयू आ जाएगा। फिक्स को अभी इग्नोर करते हैं, सीपीयू निकालें 100 में से 40, 60, 60 और 15, 75 माइनस करें तो 25 का सीपीयू इसका है, 45, 25, 70, 88, 90, 32 का सीपीयू इसका, 48 और 20, 68, 68, 90, 8 और 30, 98, 97, 97, 33 का इसका, शायद ऐसे ही है कैलकुलेशन मिस्टेक, देख लीजिए। सेम मटेरियल, मटेरियल की कमी हो गई, चलो भाई सीपीयू को डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर कर दो, 25 का सीपीयू है, 32 का सीपीयू है, 33 का है। मटेरियल के किससे डिवाइड करते हैं हम, केजी से डिवाइड करना चाहिए, मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है ना। लेबर लिमिटिंग फैक्टर होती है तो घंटों से डिवाइड करते हैं, मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर तो किससे डिवाइड करेंगे, केजी से, केजी तो यहाँ पे है ही नहीं, मटेरियल की कॉस्ट से ही डिवाइड कर दें। 40, 45, 48, देखें क्या होता है, रैंकिंग करनी है फिर उसके, सॉल्व करें इसको। 25 का सीपीयू डिवाइड बाय 40 का मटेरियल, 0.625 कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, इसकी बेसिस पर रैंकिंग करते हैं ना।
0.711 और 33 डिवाइड बाय 48 0.687 रैंकिंग देख लें क्या है। पहले सबसे ज्यादा किसका है, इसका y का, पहले y बनेगा, फिर इसका है z बनेगा और फिर आखिर में x बनेगा, तो y z और x रैंकिंग बनेगी, y z x भी आंसर है। सही है, सीपीयू निकालना है, डिवाइड में लिमिटिंग फैक्टर करना है, तो सीपीयू के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स नहीं माइनस करेंगे। 30th पे आ जाए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्यों करते हैं, ब्रेक इवन के जैसा है, क्यों करते हैं इसका, ये आंसर है। वो अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट। देखें प्रॉफिट वॉल्यूम क्या होता है, ऐसे बनता है ना, यहाँ पे सेल्स आती हैं और ये प्रॉफिट की लाइन होती है, तो हम कहते हैं सेल्स बढ़ती जा रही हैं, तो ये प्रॉफिट भी देखो बढ़ता जा रहा है, सेल्स और प्रॉफिट का कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया, ये पेपर कंप्लीट हो गया जून 2023।